हाँ जी सर, स्वागत आप सबका। आपका कैसा हुआ पेपर? पूरा करा? मुझे दिखा देना ना, मुझे मिले नहीं अभी। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट 2008। नोट्स बनाइए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक्ट 2008। अगर किसी चैप्टर के नोट्स देने होंगे ना, तो एक दिन पहले मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा। क्लास में आपको प्रिंट मिल जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि आज लिखना है कि नहीं लिखना। वैसे भी नोटबुक तो ले ही आया करो। हाँ जी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये पार्टनरशिप कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, पहले थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में आजादी से पहले जो पार्टनरशिप चलती थी, उसमें कुछ ऐसी खराबियां थी जिनको खत्म करने के लिए कंपनी शुरू हुआ। क्या खराबी थी बताओ पुरानी पार्टनरशिप में? सबसे बड़ी एक खराबी पुरानी पार्टनरशिप में थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपने अपने व्यापार में 1 करोड़ रुपए लगाए, और ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सर कि पुरानी पार्टनरशिप में क्या खराबी थी, ये आज भी व्यापारियों को समझ नहीं आता। आज भी लोग वही पुरानी पार्टनरशिप खोलते हैं। न जाने क्यों लोगों को एलएलपी से इतना खतरा है कि पुरानी पार्टनरशिप लोग खोलकर व्यापार करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। पहली खराबी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आपने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया। उस 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद आपके व्यापार में वो 1 करोड़ रुपए डूब गए। तो वहां तक तो चलो, जो लगाया वो चला गया, ना कुछ आया ना कुछ नया गया। आपने व्यापार में जो पैसे लगाए वो ये सोच के ही लगाए होंगे ना कि 1 करोड़ रुपए आपका सरप्लस है, व्यापार में लगाने के लिए आपने लगा दिया, बात खत्म। लेकिन उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर और लाइबिलिटीज बिजनेस में खड़ी हो गई। आपने जीएसटी नहीं जमा करा, आपका इनकम टैक्स पेबल खड़ा हो गया, एम्प्लॉय के ड्यूज नहीं दिए, सरकार के पेमेंट्स नहीं करी, बिजली के बिल बाकी हैं, वो सब क्रेडिटर लाइन लगा के खड़े हैं। बिजनेस में पैसे बचे नहीं, बिजनेस की बैलेंस शीट नेगेटिव हो चुकी, तो आपको अपने बंगले को बेचकर पैसे देने पड़ेंगे। ये खतरा है और ये खतरनाक है। लोग फिर भी पुरानी पार्टनरशिप चलाते हैं आज भी। उसको दूर करने के लिए नए एक ईश्वर ने अवतार लिया, और भगवान के उस अवतार का नाम था कंपनी। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होने लगी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो कलेश था वो खत्म हो गया। अब सरकार के ड्यूज हो, बिजली का बिल बाकी हो, जीएसटी बाकी हो, सबसे हम कह देते हैं भाई हमारे पास तो पैसे है नहीं। वो हम चुटकुले में क्या बोलते हैं? टीली ली ली ली, हमारे पास पैसे है नहीं, हमारे पास तो पैसे है नहीं, सॉरी। तो आपके बंगले में अगर आपने दरवाजों में हीरे भी लगा रखे हैं तो भी वो सुरक्षित रहते हैं। वो आपके अपने हैं, वो पर्सनल हैं आपके, कोई परेशानी की बात ही नहीं। बात समझ आ गई? जो पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, मैं समझा नहीं, उसे क्या कहेंगे? क्या? हाँ, 1 करोड़ की एसेट है, 1 करोड़ की एसेट है, 1 करोड़ का फंड है, और 1 करोड़ से ज्यादा लायबिलिटी आ गई, तो उसे लायबिलिटी तो कहेंगे, कोई और नाम क्यों देंगे? वो भी तो लायबिलिटी है, बस वो सेट ऑफ नहीं हो पाई, वो अभी अनपेड बची है। वो सॉरी, मतलब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कंपनी की, तो अपने घर बेच के। हाँ, मतलब फिर इंसॉल्वेंसी हो गई पार्टनर की। जो क्रेडिटर्स हैं उनका दुर्भाग्य, उन्होंने हमारे साथ बिजनेस करा। यदि पार्टनरशिप में लायबिलिटी बैलेंस शीट की एसेट से ज्यादा रुपए की आई, तो पहला प्रोसेस क्या है कि पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की बेच दो। हम कह रहे हैं मान लो वो भी नहीं है, सब इरोड हो गया, सब उड़ गया, सब खत्म हो गया, तो फिर किसी को कुछ नहीं देना, किसी को कुछ नहीं लेना, बस सब दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, नमस्ते सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। ठीक। लेकिन आई एम सेइंग कि इसको दूर करने के लिए किसने जन्म लिया? कंपनी ने। कंपनी नाम की जो नई ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई, उस नई ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। उसमें उतने ही रुपए की लायबिलिटी है जितने रुपए की एसेट बैलेंस शीट में है। ये जो आप देखते हैं ना, कुछ लोग लंदन भाग जाते हैं अपनी लायबिलिटीज पे ना करने की वजह से, एंटीगुआ चले जाते हैं, यूरोपियन देशों में चले जाते हैं। वो इसलिए उनके ऊपर फिर लायबिलिटी क्यों है?
मान लो उनकी कंपनी ने एसेट से लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहे, तो फिर उनके ऊपर पुलिस क्यों छापा मार रही है? कंपनी में तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनियों में एक कॉर्पोरेट व्हील नाम का टॉपिक होता है। अगर आपने ईमानदारी से बिजनेस करा है, सब कुछ सही तरीके से करा है, फिर लायबिलिटी आती है पर्सनल, तो नहीं देनी आपको कुछ, सॉरी, बात खत्म। इन लोगों ने ना धोखे करे, इन लोगों ने फ्रॉड करे, इसलिए इनकी पर्सनल लायबिलिटी पैदा हुई, वरना इनकी पर्सनल लायबिलिटी ना होती। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे पहली बुराई की, जो पुरानी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट होती थी, और वो क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक दूसरी और भयानक बुराई क्या थी? म्यूचुअल एजेंसी। क्या थी? मान लो हमने गोलगप्पे खाए, तो उसके पैसे हमारे के हमने दिए, जेब में पैसे थे नहीं, तो हमारा मकान बेच के हमने गोलगप्पे के पैसे दिए। वो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो सुकून है कि हम अपने फसल के पैसे दे रहे हैं, हम अपने खरीदारी के पैसे दे रहे हैं। एक बार को दर्द तो होगा कि आप पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी खड़ी हो गई और बैलेंस 0 है। 4 पार्टनर है मान लो, तो 25-25 लाख रुपए सबको देने हैं, चारों को। आपने अपना मकान बेचा, 25 लाख रुपए पे कर दिए, चलो जिम्मेदारी खत्म हुई, तो कम से कम अपना निभाया ना। लेकिन पार्टनरशिप में कलेश ये है कि म्यूचुअल एजेंसी नियम की वजह से जो बाकी पार्टनर्स हैं, अगर वो पैसा नहीं दे पाते तो उनका पैसा भी हमें देना है। बताओ, 4 पार्टनर में से एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके 25 लाख के भी 3 टुकड़े होंगे, और बचे हुए 3 लोग वो वाला पैसा भी देंगे। सोचिए आप, ये और बड़ी बुराई है। पहली बुराई कि घर से पैसे देने हैं, दूसरी बुराई घर से अपने नहीं देने, दूसरे के भी देने हैं। बताओ, समझे सर आप? तो पार्टनरशिप की इस बुराई को भी किसने दूर करा? 1956 की कंपनी ने। कंपनी लॉ जब बना तो कंपनियों के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, शेयर होल्डर ने अपने पैसे देने हैं बस। अगर अपने पैसे दे गया तो ठीक, नहीं दे गया तो ठीक, जो जिम्मेदारी है उसकी है बस। ऐसा नहीं है कि फलाने पार्टनर ने, उसने शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसके भी हम ही दे रहे हैं। बात समझ आ गई? लेकिन मेरा सवाल यह है, हाँ पूछो। 1956 में आ चुकी, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? दूर तो हो चुकी थी बुराइयां। वही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब पार्टनरशिप एक्ट की बुराई कंपनियों ने दूर कर दी, पार्टनरशिप एक्ट की खराबियां कंपनियों ने खत्म कर दी, इसका मतलब पार्टनरशिप के दुख दूर हो गए। 1956 तो छोड़ो, 1913 में भी कंपनी एक्ट था, चलो, लेकिन 1956 वाला मान लेते हैं, तो दूर हो चुकी थी ना। तो फिर हर पार्टनरशिप को क्या खोल लेनी चाहिए थी? कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप की बुराई तो दूर करी कंपनी ने, उसकी अपनी कुछ बुराइयां पैदा हो गई। कंपनी की क्या बुराई? सबसे पहली बुराई, कंपनी बहुत महंगी चीज है। सबसे पहली बुराई, कंपनी के खोलने और खत्म करने और चलाने, तीनों में बहुत पैसे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पार्टनरशिप खोलनी हो, ये वाली नहीं, पुरानी पार्टनरशिप खोलनी हो, तो मेरा नजर में मैक्सिमम 100 या 50 रुपए खर्च होंगे बस वो स्टाम्प पेपर का खर्चा है जो खरीदना है। कुछ राज्यों में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है, कुछ राज्यों में 100 रुपए का। स्टाम्प पेपर पे लिखना है कि हम ये 4 पार्टनर है, फलाने फलाने जगह हमने बिजनेस करा है, ये हमारा अग्रीमेंट है, सरकार को उसकी एक कॉपी देनी है, मोहर लग के वापस आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस कहीं 10 रुपए, कहीं 40 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, बस। अब देखो, वो पैसे मत जोड़ना, तुम कोर्ट गए, ऑटो में पैसे लगे, है ना, पेन खरीदा, उसकी इंक खर्च हुई, वो नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं तो 50 रुपए है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की। दिल्ली में सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे, फ्री है। तो सर हमने तो देखा था, हमारे भैया ने पार्टनरशिप खोली थी, उनके तो 5,000 रुपए लगे। वो हम जैसे प्रोफेशनल खा जाते हैं पैसा। भाई हम भी तो अपनी मेहनत के पैसे लेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। हम गए कचहरी, हमने नोटरी कराया, हमने स्टाम्प पेपर बनाया, हमने डॉक्यूमेंट तैयार करा, आपसे तो कहा बाबूजी यहां साइन कर दो, आपकी पार्टनरशिप खुल गई 2 घंटा में। समझ आया? कंपनी खोलने के लिए बड़ा कलेश है साहब। एक बार में अगर एप्लीकेशन देकर अप्रूव हो जाए आपकी, तो आप समझिए ईश्वर की कृपा है आप पे। वैसे प्राइम मिनिस्टर ने आजकल कंपनी खोलने के नियम आसान कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है, 3 दिन इंतजार तो करना पड़ता है। तो पहली खराबी क्या है कि कंपनी बहुत महंगी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में ऑडिटर होता है एक, और वो कंपलसरी होता है। मतलब आपकी कंपनी में नेगेटिव नेटवर्थ हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर 0 हो, आपकी कंपनी में लॉस हो रहे हैं,
तब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा और वो ऑडिट करेगा कंपलसरी तौर पे। तो ये सस्ती जमात तो है नहीं। जमात मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, राइट सर? समझ आया हमें? वी ऑल आर प्रोफेशनल, वी अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल। एलएलपी मतलब पुरानी पार्टनरशिप में ऐसा कुछ था ही नहीं। पुरानी पार्टनरशिप में आज भी कुछ नहीं। तो कंपनी की पहली बुराई क्या हुई कि वो महंगी थी। पुराने दुख तो उसने दूर कर दिए, उसने नए दुख पैदा कर दिए। वो ऐसे होता है ना एलोपैथी में, वो भी एक बीमारी तो खत्म हो गई, दूसरी चिपक के आ गई साइड इफेक्ट से। दूसरी बुराई कंपनी की झंझट, अंग्रेजी में उसे कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ। किस बात का झंझट? कागज जमा करने का। हम डायरेक्टर रखेंगे तो रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे, हम डायरेक्टर हटाएंगे तो रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। अपना ऑफिस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर लेके जाएंगे तो रजिस्ट्रार को बताएंगे। हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर देंगे तो रजिस्ट्रार को बताएंगे। ऐसी एसएमएस रिलेशनशिप है कि घटना घटती बाद में बताना पहले पड़ता है। हम हमारी कंपनी में हमारे न होकर के सरकार के होती है। बताइए आपने कंपनी लो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पढ़िएगा, हर सेक्शन में लिखा है ये नहीं करोगे तो ये पेनल्टी लगेगी, इतने दिन में आरओसी को बताना है, नहीं बताओगे तो ये पेनल्टी लगेगी। अरे आंगन हमारा, खेती का हिसाब तुझे दें हम। ठीक, कंप्लेक्सिटी बेहद है। कंपनी बंद करना इतना खतरनाक काम है भारत में। आपने कंपनी खोल ली 4 लोगों ने मिलकर, अब 2 लोगों में लड़ाई हो गई, वो निकलना चाहते हैं, कंपनी बंद करना चाहते हैं। तो आप बंद करने में देखिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 फॉलो करना पड़ेगा। और फिर वो तो आज आए हैं ना इंसॉल्वेंसी के आसान कानून। जो नई सरकार देश में इस समय है, मैं कोई भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा, जो नई सरकार देश में वो 2014 के बाद ही तो आई। 2014 से पहले कंपनी खोलना बंद करना दोनों कॉम्प्लेक्स थे, चलाना तो और बहुत मुश्किल था। क्या हम समझ गए ये बात? अब एक व्यापारी की नजर से सोचिए सर, एक व्यापारी के एंगल से सोचिए। सुन नहीं रहे आप? उसे देख के क्या होगा? मुझे देखो, यहां पैसे दिए, आगे बैठो आगे। व्यापारी के एंगल से सोचिए, आप लोग भी सोचें। व्यापारी के एंगल से सोचिए, वो कपड़ा बनाता है व्यापारी, ठीक, तो रेडीमेड गारमेंट बनाने में फोकस करे या फिर वो आरओसी को कागज बनाने में फोकस करे? जेल होती है किसे? हम प्रोफेशनल्स को या डायरेक्टर को? डायरेक्टर को। जेल हम लोग तो जाते नहीं, हमारी सलाह से काम करने वाला डायरेक्टर जेल जाता है। कंपनियों में इतने कलेश हैं। तो क्या हम समझ गए? हमारे हिंदुस्तानी व्यापारी को किस बात की आदत है? शटर खोला दुकान चालू, शटर गिराया दुकान बंद। और कंपनियों में क्या कलेश है? ऐसे कैसे बंद हो गई कंपनी ना? पहले वो साहब वैल्यूएशन होगी उसकी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आके उस पर साइन करेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जाएगी, कम से कम 3 हियरिंग होंगी। वो अदालत पूछेगी क्यों बंद करनी है भाई कंपनी? मन तो करता है उसको मारूं जाके, कंपनी मेरी है यार, मैं बंद कर रहा हूं, मेरा मन। तो इसका मतलब पहले सुनिए, 2 एंड समझिए, कॉपी मत करिएगा कुछ। आप प्लीज 10 मिनट कुछ नोट ना करें, भाषण का आनंद लें। देखिए आप, पहले हम थे पार्टनरशिप पे और यहां से हम मूव हो गए किस पर? कंपनी पर। पार्टनरशिप में क्या बुराई थी बताइए? अनलिमिटेड लायबिलिटी। नोट मत करिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी चैप्टर छोटा होता ना तो अब तक उड़ा चुका होता मैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी। एक की लायबिलिटी दूसरे लोग मिलकर निभाते हैं, राइट? इन बुराइयों को यहां पर दूरी मिल गई, खत्म हो गई ये बुराइयां, लेकिन यहां पर नई बुराई पैदा हो गई। बताओ पहला क्या? कॉस्ट और दूसरा कंप्लेक्सिटी। आप मतलब समझ गए कॉस्ट का क्या है? इनकॉर्पोरेशन कम से कम 3000 रुपए में होता है कंपनी खोलने का खर्चा। वैसे हम लोग तो 15-20 से नीचे नहीं उतरते, लेकिन सरकारी फीस जो है, आपको बताऊं, आप तो अपने लोग हैं, आपसे क्या छिपाना। 3000 रुपए में आपकी कंपनी खुल जाएगी, सारे कागजात मिला के, डिजिटल सिग्नेचर, रजिस्ट्रार की फीस, स्टाम्प पेपर, जो भी खर्चा है सब 3000 के अंदर ही हो जाएगा। कुछ बची जाएंगे थोड़े से पैसे रिक्शा भाड़े के, राइट? ये कितने में खुल रही थी? 50 रुपया में। दूसरी वो कंप्लेक्सिटी आप समझ गए? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द फाइलिंग्स in life of a company. You need to submit several documents.
एंड दे डू चेक इट, आधार में नाम और पैन में नाम मैच नहीं हो रहा, यहां कोई देखने वाला नहीं है। समझ गए आप? तो एक बुराई को खत्म करने के लिए जो नई चीज पैदा हुई उसमें फिर वो बुराई कोई और पैदा हो गई। पहले बताओ, बात समझ आई? इसलिए हमारे हिंदुस्तान में एक मिडवे पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? मिडवे। मिडवे मतलब बीच का रास्ता। उसमें क्या हुआ? पार्टनरशिप की बुराई छोड़ के अच्छाई अच्छाई इसमें मिला दी हमने, इसमें से बुराई छोड़ के अच्छाई अच्छाई हमने मिला दी, और मिलकर तैयार हुआ हमारा नया स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो इसकी बुराई खत्म। इसमें कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, मतलब हर पार्टनर को सिर्फ अपने ही पैसे देने, बाकी किसी के पैसे नहीं देने, इसकी बुराई खत्म। ये लो कॉस्ट कैरियर है, कम पैसों में खुल जाती है। LLP खोलने में तो मैं बताऊं आपको बहुत महंगा, अगर LLP आप खोलोगे तो 1200 रुपया में खुल जाएगा। तो कुछ तो पैसे कम हुए, 3000 के आधे से भी कम हो गए। और लेस कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। लेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे यहां तो पल पल पे फाइलिंग करनी होती है, यहां साल में एक बार जाता है फार्म, बस कि हमने ये कर लिया है जज साहब, हमने ना अपने पार्टनर में ये चेंजेस कर लिए, कैपिटल में ये चेंजेस कर लिए, नेटवर्थ में ये चेंजेस हो गए, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये ऑडिट हो गया, लो नमस्ते। ऑडिट भी कंपलसरी नहीं होता है LLP में। 25 लाख की कैपिटल और 40 लाख का टर्नओवर अगर क्रॉस होता है तब ऑडिट होता है, वरना कराने की जरूरत नहीं। यहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा, यहां तो हर हाल में कराना ही कराना है। कंपनी खुलते ही ऑडिट कंपलसरी। जो लोग कंपनी खोलने का काम करते हैं ना, इनकॉर्पोरेशन का जो लोग सर्विसेज देते हैं और ऑडिट भी करते हैं, तो वो इनकॉर्पोरेशन की फीस बहुत कम ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है ऑडिट मिल रही है, ऑडिट में सालाना हर साल पैसे मिलेंगे, तो शुरू में कम ले लो कोई बात नहीं। जैसे लोग GST करते हैं, GST रजिस्ट्रेशन की फीस ज्यादातर जगह फ्री है। समझदार लोग रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लेते, इस शर्त पर कि रिटर्न हमसे भरवाओगे। हर महीने के पैसे ज्यादा सही है ना, बालक के जन्म के पैसे लेके क्या फायदा, बालक के जीवन के पैसे लो, हर महीने पैसे मिलेंगे हमें। समझ गए सर आप? तो इसका मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं LLP, वो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कौन सा फॉर्म? हाइब्रिड। इसमें इसकी और इसकी दोनों की अच्छी अच्छी बातें मिलकर सन 2008 में ये कानून हमारे सामने पैदा हुआ। खुशी की बात यह है कि ये कंपैरेटिवली कम सेक्शंस का है। कंपनी लॉ में कितने सेक्शन है? 470, और LLP में कितने हैं? 81। तो सुन लीजिए, सोचिए कि कंप्लायंस तो कम हो गया ना। कोई कंपनी खुलेगी तो 470 सेक्शन उसे ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारे कोर्स में लिमिटेड है अनलिमिटेड है वो छोड़ो, एक्चुअल में कंपनी को 470 सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और यहां पर क्या करना है? कुछ नहीं, 81 सेक्शन है, केवल 81। तो आप भारत का भविष्य हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कल को जब व्यापार आप करें किसी के साथ मिलकर, तो खुद भी पार्टनर LLP खोलें और दूसरों को भी सलाह दें LLP खुलवाएं। कंपनी लोगों को परेशान करती है और पुरानी पार्टनरशिप लोगों के घर तबाह बर्बाद करती है। LLP बीच का एक अच्छा रास्ता है जिसको हम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। क्लियर हो गई जी बात? पक्का हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। वही जो 31 मार्च के बाद फाइल होती है ना बैलेंस शीट, वही एक बार बस इसकी फाइल होती है एंड में, यहां बीच में कुछ नहीं करना, ये अच्छी बात है। वो तो सर अब जैसे वो नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए, तो जबरदस्ती तो इसकी भी है। इसकी डिसएडवांटेजेस दो बड़ी ये है कि भाई जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें हमें एक कंपलसरी रेजिडेंट इंडियन रखना पड़ता है। मान लो आप NRI हो तो आप LLP नहीं खोल सकते। इसमें कंपलसरी तौर पर हमारा ऑडिट हो जाता है अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाए और कैपिटल 25 लाख को क्रॉस कर जाए। ये एक बुराई है, इसमें तो कितनी क्रॉस होती रहे ऑडिट होता ही नहीं इसका। तो ऐसे कंपैरेटिव तो बुराइयां हर चीज में है ही है, वो क्या कर सकते हैं। वही MCA की वेबसाइट पर ही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर ही LLP के ROC के पास, इसका कोई अलग रजिस्ट्रार नहीं होता। ये तो सब पता चले गई। हाँ सर, एक सवाल और आया समझदारी का कि अगर LLP इतनी इजी है और इतनी आसान है और कम सेक्शंस हैं, कम कंप्लायंस है, तो फिर कंपनियां इसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। पहला कारण तो ये कि
कि ये लिस्ट नहीं होती, इसके शेयर बाजार में बिकते नहीं है, तो जिसको मार्केट से कैपिटल उठानी होगी वो तो कंपनी खोलेगा, जिसको बाजार से कैपिटल उठानी होगी वो कंपनी ही खोलेगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है अनअवेयरनेस। लोगों को समझ कहां आता है सर? आपको पता है कल को आप कंसल्टेंट बन जाएंगे तो बहुत मोटा पैसा मिलता है। कंपनियां आपसे राय लेने का डॉक्टर की तरह अपॉइंटमेंट लेंगी। 25 मिनट की राय के इतने हजार रुपए, 1 घंटे की राय के इतने हजार रुपए लोग देते हैं और लोग लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कानून में क्या लिखा है। वो तो बिजनेस जानते हैं। बाटा लिमिटेड जूता बनाना जानती है, अब उसे पता नहीं डायरेक्टर को रिजाइन कैसे करवाना है, तो वो आपसे कंसल्टेंसी ले लेगी। वो इस पे सोचता ही नहीं कोई आदमी के एलएलपी करना चाहिए। नई सरकार ने 2014 से आज तक लगभग 34,000 कंप्लायंस खत्म करे। कल मैं स्पीच सुन रहा था कॉमर्स मिनिस्टर की, 34,000। हम कह रहे हैं झूठ बोल रहे, आधे तो हटाए, 17,000 मान लो। तो 17,000 कंप्लायंस जो हटाए सरकार ने, क्या वो पुरानी सरकार की नजरों में नहीं थे? उनको नहीं ध्यान रहा होगा या उन्होंने रेलेवेंस नहीं समझा उसको हटाना। जिसने ध्यान दिया तो अनअवेयरनेस दूसरा कारण है कि लोग कंपनी क्यों खोल रहे हैं, एलएलपी क्यों नहीं खोल रहे। ठीक सर, ठीक। तीसरी बात है सर समझदारी। आपको पता है केपीएमजी, ई&वाई, डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी, ये चारों जो बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, जो बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जहां पर आपका सपना शायद होना चाहिए नौकरी करने का, वो सब एलएलपी हैं। चारों एलएलपी हैं। दे हैव इंटेलेक्ट। क्या जरूरत है झंझट में पढ़ने की, वो दूसरों के झंझट सुलझाती हैं। तो एलएलपी बना के रख रखी है उन्होंने, आप भी कल को एलएलपी खोलिए, क्या दिक्कत है। ओके, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। फर्म हुई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी तो बस कंपनी एक ही है। तो आइए सर हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन। मेरे पास इसके लिखे हुए नोट्स हैं तो, लेकिन वो थोड़े पुराने हो गए, तो इसलिए हमें फ्रेश लिख लेते हैं, फिर आपके लिखे हुए नोट्स बाजार में भेजूंगा मैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखिए एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म, LLP is a hybrid form of partnership and company taking together. LLP क्या है? एक हाइब्रिड फॉर्म है पार्टनरशिप की और कंपनी की। टेकिंग टुगेदर, दोनों को एक साथ लेकर हम व्यापार जब करते हैं, दोनों के फीचर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं, तब हमारा ये तैयार होता है। टेकिंग टुगेदर, राइट? क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट, एलएलपी हैज एडवांटेजेस ऑफ, LLP has advantages of both partnership as well as company. LLP has advantages of both partnership and company. Basically, following are the revolutionary features. Basically, following are the revolutionary features of LLP. LLP के जो revolutionary features हैं वो ये हैं। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी, नो म्यूचुअल एजेंसी, तीसरा, लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस,
और लेस कंप्लेक्सिटी लेवल। तो ये चार बड़े फीचर्स हैं। ऐसे तो खींचने को तो कुछ भी खींच लो आप, क्वेश्चन आंसर में देखिएगा 8-8-9 फीचर लिख रखे हैं। फीचर्स में वो मेन बातें लिख देते हैं कि जैसे इसमें 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, एक आदमी रेजिडेंट होना चाहिए, कैपिटल और टर्नओवर इतनी क्रॉस होगी तब ऑडिट होगा। वो तो फीचर्स थोड़ी, वो तो मेन बातें हैं। कोई बात नहीं, अब जैसे एग्जामिनर पूछे वैसे उत्तर लिख देना चाहिए, क्या कर सकते हैं। मुख्य बात हमें समझ आ गई, लिमिटेड लायबिलिटी, नो म्यूचुअल एजेंसी, लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस और लेस कंप्लेक्सिटी लेवल। क्लियर हो गई बात। सेक्शन 1 लायबिलिटी का मतलब यह था कि आपके उसमें बिजनेस में लायबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा हो गया और एसेट वाली साइड का टोटल कम है। मतलब आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए मान लो ज्यादा हो गई और बिजनेस के पास ना फंड है ना फिक्स्ड एसेट, तो 1 करोड़ रुपए ज्यादा देने हैं। अगर पुराने जमाने वाली पार्टनरशिप होती तो आपको 25-25 लाख रुपए चारों पार्टनर्स में डिवाइड करने होते और वो 25 लाख रुपए घर से लाकर देने पड़ते। इसका मतलब लायबिलिटी लिमिटेड कहां हुई, शुरू में जो पैसे लगाए थे वो खत्म हो गए, फिर और दो फिर और दो फिर और दो। यहां ऐसा नहीं होगा सर, यहां तो कंपनी की तरह है बिल्कुल। एक बार जितने रुपए का देने का वादा करा शुरू में उतने रुपए दे दिए, अब पार्टनर की और जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी ज्यादा है तो अगर पैसे हैं तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। क्रेडिटर का दुर्भाग्य कि उन्होंने हमसे बिजनेस करा, ये है बात। क्लियर हो गई जी बात। सेक्शन 1 कुल मिलाकर 81 सेक्शन है, जितना जितना जैसे जैसे जब तक होगा हो जाएगा। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, लगभग हर कानून का पहला सेक्शन यही होता है। क्लियर। बहुत आसान सेक्शन है, इसमें कुछ बातें नहीं है। पहला लिखिए, इट इज कॉल्ड LLP एक्ट 2008.2। it applies to the whole of India। मतलब ये जन्म से ही पूरे भारत पे लगता है। ऐसा नहीं है कि धारा 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर पे लगना शुरू हुआ। ये और कंपनी कानून पहले से दोनों हिस्सों में लगते थे, जम्मू कश्मीर में भी और बचे हुए भारत में भी। क्लियर हो गई जी बात। सेक्शन 1 खत्म। नमस्ते। सो गुड। सारे इतने छोटे नहीं है लेकिन पहला तो छोटा ही होता है। सेक्शन 2। हां जी सर। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अच्छा, डेफिनेशन की जो स्पेलिंग है वो आप सही लिखा करिए। कुछ लोग डेफिनेशन की स्पेलिंग में NA कर देते हैं, ठीक है, NI होता है। वो बोलने में डेफिनेशन लोगों को लगता है तो इसलिए NATION कर देते हैं लोग। डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में देखो सर ऐसा है कि होने को तो बहुत सारी डेफिनेशन है, ये कई सारी डेफिनेशन है। ये किताब आपको तो मिली होगी लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। आपको भी जांच करनी हो तो डेफिनेशन बहुत सारी है। कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है ना, जैसे एडवोकेट मींस एडवोकेट, वो लिख के क्या फायदा है। काम की डेफिनेशन लिखते हैं। पहली डेफिनेशन है एड्रेस किसे कहते हैं। पहली डेफिनेशन, एड्रेस क्या होता है। एड्रेस क्या होता है। अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक, रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब, वैसे तो देखिए आपके एग्जाम में कोई इतना भारी और टेक्निकल सवाल नहीं आता, कोई आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं होता ना भाई कब क्या पूछ ले एग्जाम में। तो इसलिए याद रखें, कोई कंफ्यूजन मान लो हो, जैसे आप कभी एग्जाम फॉर्म भरते हो या कोई नौकरी का फॉर्म भरते हो तो एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। तो यहां पर रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए। आप मान लीजिए है तो उत्तराखंड के
और दिल्ली में 5 सालों से रह रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो फिर वो जो यहां आप रह रहे हैं जहां पर आपको चिट्ठियां चाहिए वो वाली जगह, ठीक है सर, परमानेंट नहीं, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखिए। इसमें पहला बुलेट लिखिए, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, in case of an individual, comma, residential address shall be the address for all purposes. Residential address shall be the address for all purposes. जैसे कई बार यहां पर आप पढ़ोगे कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को चिट्ठी भेजी, तो वो कहां भेजनी है? रेजिडेंशियल एड्रेस पे। इस पे कोई क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया। हम कह रहे बन जाए तो हमें पता है ना, परमानेंट एड्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं, रेजिडेंशियल एड्रेस अपने को चाहिए, ठीक है। और सर रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब और सुन लो, रेजिडेंशियल का मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि चिट्ठी नहीं आ सकती, तो लोग क्या करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स की सुविधा है, पता है आपको। मैंने देखो आपसे कितनी बार कहा है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली विभाग, इनमें सब जगह एक एक बार जाके देखो तो आपको यहाँ के फंक्शंस पता चल जाएंगे। ऑनलाइन के जमाने में तो आदमी जाता ही नहीं कहीं पे। पोस्ट ऑफिस में एक सुविधा है कि आप पोस्ट बॉक्स किराए पे ले सकते हैं। तो एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, मान लो आपको पोस्ट बॉक्स जो अलॉट हुआ उसका नंबर है 75, तो आपका एड्रेस क्या हो गया, श्री मुकेश कुमार, पोस्ट बॉक्स नंबर 75, दिल्ली। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी गली में कोई चिट्ठी नहीं आती, तो जो आपका नियरेस्ट डाक खाना है वहां पर एक डब्बा लेटर बॉक्स टाइप किराए पे ले लीजिए, वो वहीं टंगा रहता है, वो चिट्ठी आके वहां डाल देते हैं। आप जाइए, ताला खोल के अपनी चिट्ठी ले आइए। हमने तो नहीं देखा, अब मैं क्या करूं, आपने नहीं देखा तो, लेकिन ये होता है, ठीक है, ये होता है। वो तो जियो लोकेशन आजकल होने लगी, जियो मतलब JIO नहीं, जियो लोकेशन मतलब GEO, जियो जोग्राफिकल, जियो लोकेशन आजकल होने लगी, तो वो तो चिट्ठी पहुंच जाती है, बात अलग है, लेकिन ये समस्या आज भी बहुत जगह है, ठीक है। तो वो पोस्ट बॉक्स वाला नहीं चलेगा, जहां पर आप रहते हैं वो जगह, ओके। दूसरा, इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, in case of an organization, comma, its registered address shall be the address for all purposes, full stop। समझ आ गई बात, बड़ी प्यारी है। In case of an organization, its registered address shall be the address for all purposes। Registered address का मतलब जिस पर आपने अपना कंपनी जब खुला था आपका, तब कौन सा एड्रेस दिया था आपने। कई कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस बड़ी ऑड जगह पर हैं, ऑड जगह पर। रजिस्टर्ड एड्रेस जो है पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब में नहीं है, पता है आपको। रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज भीकाजी गामा पैलेस, नई दिल्ली। अब सुनने में ऐसा लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक का तो पंजाब में ही होना चाहिए, अब मैं क्या करूं, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। नैनीताल बैंक लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस नैनीताल में ही है, हाँ। तो वी नीड टू सी टू इट कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है, मान लो आपने कंपनी में सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, कंपनी लॉ में भी ये प्रोविजन आएगा कि जब हम बिजनेस खोलते हैं सर, तब हमें नहीं पता होता ना कि ईश्वर हमें कितनी कृपा बरसेगा, कितने पैसे भर देगा हमारे खाते में। तो शुरू में लोग छोटा ऑफिस लेते हैं, ऐसी रिमोट एरिया में ऑफिस लेते हैं जहां पर ज्यादा खर्चा ना आए। शुरू में मान लो आपका फ्लैट है रोहिणी में, तो वही एड्रेस हो गया आपका। अब आप, ईश्वर ने कृपा करी, अब MD का मन नहीं करता रोहिणी के फ्लैट में बैठने का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहां बैठता है, नेहरू पैलेस में। उसने वहां कांच का टावर बनवा लिया बड़ा सा, तो वो लोग उसे कॉर्पोरेट ऑफिस कहने लगे, हेड ऑफिस कहने लगते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस तो वही है जो गलियों में आपने बचपन में खोला था। या तो शिफ्ट कर लीजिए अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। आज तक एक स्कैनर आपको दिखाऊं, अभी
फ्रीक्वेंसी इस चैप्टर में ज्यादातर जगह यही पूछा जाता है, ज्यादातर जगह एलएलपी का ऑफिस कैसे शिफ्ट करें। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हम समझ गए एड्रेस मतलब इंसान के केस में जहां वो रहता है, और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के केस में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, ये पहली हो गई। दूसरी डेफिनेशन है एडवोकेट, हम नहीं लिखेंगे। एडवोकेट मींस एडवोकेट, ठीक है। एपेलेट ट्रिब्यूनल मींस नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद है बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ बिजनेस है सर। बिजनेस की डेफिनेशन ना जीएसटी में जरूरी है, लॉ में बिजनेस की डेफिनेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि जीएसटी में इसलिए जरूरी होती है कि जो चीज बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आती उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। हमने रद्दी बेची अपने घर की, तो बिजनेस की डेफिनेशन में वो नहीं फॉल करती, लंबी सी डेफिनेशन है, तो वो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। यहां बिजनेस में बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस वगैरह वगैरह। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन सुनेंगे आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, अगली डेफिनेशन सुनिए, कंपनी सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी, और यकीन मानिए यही लिखा है यहां पर। कॉस्ट अकाउंटेंट मींस कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा, अगली डेफिनेशन है कोर्ट। कोर्ट मींस द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन। इसमें भी लिखने की क्या जरूरत है, मतलब आपके इलाके का जो कोर्ट है। एलएलपी का ऑफिस जहां पर है उसके नजदीकी अदालत जो आपके एरिया के हिसाब से बैठती है वो कोर्ट माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहते हैं लेकिन हम सेक्शन 7 में लिखेंगे। क्यों? मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 का नाम क्या है बताओ? डेजिग्नेटेड पार्टनर। वहां खूब फैल फैल के देखेंगे कौन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, अगला देखो, फाइनेंशियल ईयर मींस, फाइनेंशियल ईयर मींस ये लिखेंगे हम डेफिनेशन। फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन पहला फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें थोड़ा लोचा होता है। कंपनी में भी है, यहां पर भी है। क्या है पहला फाइनेंशियल ईयर? पहला फाइनेंशियल ईयर 1 मिनट समझ लेते हैं, बाकी तो पता है 1 अप्रैल को जो शुरू हो और 31 मार्च को जो खत्म हो। पहला फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम यह है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में समस्या यह है कि जरूरी नहीं कि आपकी एलएलपी मुहूर्त देखकर खुले। हमारी कंपनी पता आपको कब खुली? इनकॉर्पोरेशन डेट हमारी क्या है? हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट, हमारा जो सर्टिफिकेट आया वो 1 अप्रैल को आया। हम इतने खुश उस दिन, हमने कहा हम तो क्लासों में पढ़ाते हैं 1 अप्रैल को थोड़ी कंपनी खुलती है, हमारी तो देखो 1 अप्रैल को खुली। अब वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ना डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, तो मैंने 1 अप्रैल डाली, वो डाउनलोड ही ना हो। तो मैंने एक दिन पहले की डाल के देखी 31 मार्च, वो डाउनलोड हो गया। वो बदमाशों ने हमें तो 1 अप्रैल को इंटीमेट करा और कागजों पे 31 मार्च छाप दी। एक दिन के चक्कर में हम तो लटक गए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझिए कि यदि आपकी एलएलपी मुहूर्त देखकर 1 अप्रैल को जन्म ली तो बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर पहला वाला आपको मिल गया। आपकी एलएलपी अगर बीच में कभी खुली तो उसमें एक रूल है, सुनिए क्या। अगर 30 सितंबर, कंपनियों के केस में दिसंबर होता है, 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपकी एलएलपी खुल गई तो जो मार्च आ रही है वहां पर क्लोज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। दोबारा सुन लीजिए, यदि आपकी एलएलपी का जन्म 30 सितंबर से पहले हो गया, कब हो गया? 30 सितंबर से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एलएलपी का जन्म 1 सितंबर को हुआ, 1 सितंबर को आपको जन्म प्रमाण पत्र मिला। जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 1 सितंबर को। तो सितंबर के बाद मार्च आने वाली है, तो जो भी मार्च आ रही है 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। कैसे? 1 सितंबर 2022 से, मान लो 2022-23 की चक्कर है, तो 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मान लो आपकी एलएलपी खुली 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर पार हो गई। अब 1 अक्टूबर 2022 से पहली बार मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2023। आपकी चॉइस है यहां पर, चाहो तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 23 को पहला फाइनेंशियल ईयर मान लो, चाहो तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 24 को फाइनेंशियल ईयर मानो।
वो कहना चाहती है सरकार कि पहला फाइनेंशियल ईयर अगर आप नहीं चाहते कि 2-4 महीने का हो तो आप जो आने वाली मार्च है उसे इग्नोर कर दो, उसके बाद वाली जो मार्च है सीधे उसको बना लेना बैलेंस शीट। आदमी सेटल डाउन हुआ नहीं, शांति से बैठा नहीं, 2 घूंट चाय पी नहीं, तुम कह रहे यार बैलेंस शीट नहीं बनी। यही तो होगा भाई। अक्टूबर में जो एलएलपी खुलेगी 1 महीना तो उसे ऑफिस सजाने में लगेगा, वर्कर्स की हायरिंग में लगेगा, डेटर क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में लगेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने में आजकल 1-1 महीना लगता है, इतना लंबा समय होने लगा। तो उन सब पे टाइम लगा, पता चला फरवरी मार्च आने लगी। समझ गए सर सरकार क्या कहना चाहती है? सर आप लोग जो लोग एलएलपी पढ़ रहे हैं, आपके कोर्स में कंपनी लॉ है, मैं कह रहा हूं नहीं भी है तो भी एक कंपैरिजन सुनिए आप। कंपनियों के केस में यदि आपकी कंपनी 31 दिसंबर के बाद खुलती है तो मतलब 1 जनवरी को खुली मान लो, तो जो मार्च आ रही है उस पर क्लोजिंग नहीं होती है, कंपलसरी वो मार्च छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहां पर कंपलसरी नहीं है, यहां पर चॉइस है। समझ गए सर आप ये बात? पक्का क्लियर? इसको लिख लेते हैं। अगली डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर। दूसरी डेफिनेशन हम जो लिख रहे हैं, दैट शैल बी फाइनेंशियल ईयर। दूसरी डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, लिखिए आप। In case of first financial year, comma, it shall start on date of incorporation. It shall start on डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेशन वाले दिन खुलेगी, चलेगी, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, एंड विल क्लोज एज फॉलोज। तो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू कब होगा? इनकॉर्पोरेशन के दिन। लेकिन वो बंद कब होगा? नीचे दिए गए नियमों के हिसाब से। लिखें आप, इफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज between 1st April to 30th September, if date of incorporation is between 1st April to 30th September, comma, first financial year shall close on upcoming 31st March. Upcoming 31st March. Upcoming 31st March. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर दी हुई हो और आपसे पहला फाइनेंशियल ईयर पूछा हो तो क्या होगा? ठीक है, इसका हमारा जो टेस्ट होगा उसमें ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से आप पढ़ें। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल यदि 1 अप्रैल 2022 हो तो सिंपल है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, इसमें तो कोई कलेश है ही नहीं। अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2022 हो तो फिर आपका पहला फाइनेंशियल ईयर 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 मान लिया जाएगा, यह भी बात ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर 2022 है तो फिर 30 सितंबर 2022 से
31 मार्च 2023 मान लिया जाएगा। यह भी बात क्लियर है। तो ए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ गया, और ए वाला कॉन्सेप्ट हमारा है भी सिंपल। अब बी देखते हैं। बी लिखिए, इफ date of incorporation is between 1st October to 31st March, if date of incorporation is between 1st October to 31st March, comma, first financial year will start on date of incorporation, and will end as follows. पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू तो उसी दिन होगा जिस दिन कंपनी या एलएलपी खुली, लेकिन क्लोजर जो है वो किस प्रकार होगा, विल एंड एज फॉलोज। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, एज फॉलोज में ना बी के अंदर भी छोटे छोटे दो टुकड़े निकालने पड़ेंगे। ऐसे लिखो, ऑप्शन 1, इसमें दो चॉइस थी ना। कंपनियों के केस में तो ये कंपलसरी है कि 1 मार्च छोड़ के अगला मार्च लेना है। यहां पर हमारी चॉइस है कि हम या तो यही वाला मार्च ले लें या छोड़ के अगला लें। ठीक, पक्का? लिखिए, ऑप्शन 1, क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर may be done on upcoming 31st March. Option 2, closure of first financial year may be done on next 31st March. Next 31st March. राइट सर, क्लियर? अब एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमें कॉलम्स दिए हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड्स। ये दो अलग अलग कॉलम स्टार्ट और एंड के इसलिए बनवाए मैंने कि आपको ये फील आएगा कि स्टार्ट का जो वो है डेट वो हमेशा सेम रह रही है, सिर्फ क्लोजर की जो डेट है वो बदल रही है। तो कंपनी, ये जो आपकी एलएलपी है उसका इनकॉर्पोरेशन मान लो हुआ 1 सितंबर 2022। ठीक, 1 सितंबर, 30 सितंबर के बाद का रूल है, लेकिन 1 मिनट पहले वाला लिख लेते हैं। तो बताओ कब खत्म होगा? 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2022। कंपलसरी है ना ये? तो 23, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद 30 सितंबर 2022 को अगर एलएलपी खुली तो 30 सितंबर 22 से 31 मार्च 23, ये भी कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब 1 अक्टूबर 2022 को आपकी एलएलपी खुली तो 1 अक्टूबर 22, अब यहां पर चॉइस है 31 मार्च 2023 और
31 मार्च 24। कौन चूज करेगा? एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर ना डायरेक्टरों की तरह होते हैं कंपनी के, बस उसे डीपी बोलते हैं डी की बजाय। यहां हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब आपकी एलएलपी खुली मान लो 31 दिसंबर 2022, तो इधर आपकी एलएलपी 31 दिसंबर 2022 को शुरू हुई, खत्म होगी 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 24। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर। 31 मार्च 2022 को आपकी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो 31 मार्च 2022 छोड़ी 23, 31 मार्च 23 को आपका एलएलपी का जन्म हुआ, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 एक ही दिन का फाइनेंशियल ईयर, या फिर 31 मार्च 24। आपका मन है, एक दिन की बैलेंस शीट बनाना चाहो तो बना लो, आपका मन है, मतलब 00000। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंसान होता है इसमें डायरेक्टर की जगह। क्लियर हो गई जी बात? ये दोबारा याद कर लीजिए कि कंपनियों के केस में थ्रेशोल्ड जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर नहीं है, 31 दिसंबर होती है कंपनियों के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के केस में। और कंपनियों के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के केस में जो एक कट ऑफ डेट है, उसके बाद चॉइस नहीं है, कंपलसरी आपको अपकमिंग मार्च स्किप करना पड़ता है। ये बात समझ आ गई सर? बिल्कुल क्लियर। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पूरी हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला है, अगली डेफिनेशन है एलएलपी किसे कहते हैं? एलएलपी मींस पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, में क्या करना है? फॉरेन एलएलपी का मतलब आप ऐसी समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन एलएलपी किसे कहते हैं बताइए? वो एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, बट इट शुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हम ये बात कई बार कर चुके, एक बार दोबारा सुन लीजिए। हमें हमारे भारत में, मैं लिखवा देता हूं इसकी डेफिनेशन, फिर ऐसे मिस हो जाएगा, पहले समझ लो। हम हमारे भारत में देसी और विदेशी का अंतर बड़ा गलत करते हैं। एक कंपनी हमारे देश में हुंडई या हुंडे जो भी आप बोलते हो उसे, लोग कहते हैं वो विदेशी कंपनी है, उसके पिताजी विदेशी हैं, वो विदेशी नहीं है। हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये नाम है कंपनी का, विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। So some company, somebody from Videsh came to Bharat and get a company registered. That company will be Indian, right? आप कल को अमेरिका में सेटल हो जाओ और वहां आपके जो फूल खिलेंगे, बच्चे जो आपके होंगे, वो भले ही भारतीय आदमी की संतानें हैं, लेकिन वो रहेंगी तो अमेरिकी ना। उसी प्रकार नेस्ले इंडिया है। लोग कहते हैं नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। नेस्ले इंडिया तो इंडिया की कंपनी है, स्विट्जरलैंड में उसकी एक होल्डिंग कंपनी बैठी है। तो सर बात तो एक ही यार, कैसे बात एक है भाई? नेस्ले इंडिया की बोर्ड मीटिंग हिंदुस्तान के कंपनी लोग से होंगी, नेस्ले स्विट्जरलैंड की बोर्ड मीटिंग स्विट्जरलैंड के कानून से होंगी। ऐसे जबरदस्ती तो कुछ भी कैसे भी चिपका दोगे ना आप। पहले बताओ, बात समझ आई सर आपको? टाटा स्टील पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, तो वो वहां खुली है ना, वो उनकी, हमसे उनका क्या मतलब? हां, उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में है। तो सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई। अब मान लो कोई कंपनी लंदन में खुली और उसका बिजनेस लंदन में ही है, तो वो विदेशी नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? अनरिलेटेड। Can you imagine a London company, a British company is operating only in Britain? How can that be a foreign company for us? लाल किले में एक आदमी खड़ा है विदेशी, तो हम कह सकते हैं देख ये ना विदेशी है। वो विदेशी अपने देश में खड़ा है तो विदेशी कैसे हो गया? सोचने की बात है ना। लंदन की एलएलपी लंदन में कारोबार करेगी तो हमसे, हमारे लिए वो क्या है? अनरिलेटेड। For us,
Foreign LLP means an LLP which is registered outside India but has a place of business in India. Right? Has a place of business. Has a, इसमें ये नहीं लिखा whether it conducts business activity or not. कभी कभी क्या होता है कि जैसे समुद्री जहाज अमेरिका से चला, कहां से चला मैडम, सुन नहीं रहे आप, पीछे अमेरिका से चला और उसे ऑस्ट्रेलिया जाना। भारत का मैप जो है ना, विश्व का मैप अपने घर पे चिपका लो, दिल्ली का, भारत का और दुनिया का, या छोटे A4 वाले प्रिंट आउट निकाल के अपनी कॉपी पे चिपका लो, तो थोड़ा आपको याद रहेगा कम से कम आगे जाकर भविष्य में। तो अमेरिका से चला पानी का जहाज, ऑस्ट्रेलिया तक उसका तेल बहुत खर्च हो जाएगा, तो वो वहां रुका, केरला या चेन्नई, भारत में थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कहीं पर किसी भी जगह समुद्री तट पे तेल भराने के लिए। अब उस अमेरिकी कंपनी का जहाज जो अमेरिका से चला, भारत में रुका, उसको असिस्टेंस चाहिए थोड़ी सी, जहाज रुकवाने के लिए थोड़े रूल रेगुलेशन फुलफिल करने हैं। इंडियन आदमी हो सकता है सपोर्ट करे, हो सकता है ना करे, तो बहुत सारे विदेशी कंपनियों ने अपने दफ्तर पोर्ट पे खोल रखे हैं। उनका क्या काम है, बस जहाज को क्लियर करवाना, कोई बिजनेस थोड़ी चल रहा उनका। वो जहाज आता है, पेपर वर्क करके उसमें ऑयलिंग करवा के उसे वापस भेज देते हैं, भाई इतना काम है उनका। कुछ लोगों का बस क्या काम है, ऑर्डर्स रिसीव करना। मान लो हमारा अमेरिकी कंपनी से बिजनेस चलता है, तो कोई आदमी चाहिए हमें जिसको बिठा के कॉफी पे बात कर सके। वो दिल्ली में उसका ऑफिस है, तो कुछ नहीं, कोई क्या काम थोड़ी है उसका, कैनलाइजिंग करना, मतलब एक प्रकार से दोनों के बीच में लाइजनिंग करना। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, गलत माल आ गया, अरे नहीं नहीं मैं बैठा हूं ना, बस ऐसे वाले लोग। तो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है फिर भारत में, समझे सर आप, प्लेस ऑफ बिजनेस माल खरीदना बेचना नहीं होता यहां पर, समझ आई बात। तो फॉरेन एलएलपी डज नॉट मीन एन एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। If it has nothing to do with India, it's not foreign LLP. It will be foreign LLP only when it has something in India. कुछ तो यहां होना चाहिए ना जिसको उंगली करके कह सके देखो ये विदेशी है, राइट। आइए, तो अगली डेफिनेशन है, शायद तीसरी है ना, हाँ तीसरी डेफिनेशन, फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी लिखिए, इट मीन्स ग्रामर के हिसाब से यहां ए लगना चाहिए, लेकिन आप एन लगाएंगे, ठीक है। इट मीन्स एन एलएलपी, इट मीन्स एन एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया but has a place of business, but has a place of business in India. बिजनेस इन इंडिया, ठीक है भाई, इतना सब बात थी, लिख लो, छोड़ के क्या हो। अगली डेफिनेशन है भाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट किसे कहते हैं। इसको हमें इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप में आपको पता होगा अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता था। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप 1932 वाली में अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट, वेदर ओरल और रिटिन। यहां पर अग्रीमेंट मींस रिटिन, ये फर्क है दोनों में, ठीक है, लिखें आप। अगली डेफिनेशन, एलएलपी अग्रीमेंट। LLP agreement, it means a written document which describes rights and duties of partners of LLP. Rights and duties of partners of LLP. It means a written document which describes rights and duties of partners of LLP. ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अगला डेफिनेशन है, देखो भाई,
ये मतलब लिखेंगे नहीं हम। नेम किसे कहते हैं? नेम। इसमें लिखा है अगर इंडिविजुअल है तो हिज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। ठीक है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स रजिस्टर्ड नेम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो जिस नाम से वो रजिस्टर हुई। अब जिस नाम से रजिस्टर हुई ना, वो थोड़ा वैसे समझ लीजिए जनरल नॉलेज में कि रजिस्टर्ड नेम और ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं कई जगह। एक हिंदुस्तान में कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है सर? PIL, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो क्या बेचती है? जॉकी के अंडरवियर। आप घर जाके कोई कपड़े का डब्बा होगा आपके पास जॉकी फोकी का, तो देख लीजिए, या किसी दुकान पे घुस जाइएगा, वो 1 मिनट कहना भैया दिखाओ जरा ये बनियान। डब्बा देखा, हाँ ओह पेज इंडस्ट्रीज, हाँ नहीं चाहिए सॉरी, देख के आ जाओ। एक कंपनी बहुत मशहूर आपने सुनी होगी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF। तो बैलेंस शीट पे कहीं अमूल नहीं है, आप चेक कर लीजिए। कहां कहीं कागजों पे होना चाहिए ना, आप बैलेंस शीट लाइए ना। अमूल की फुल फॉर्म जो मार्केट में फेमस हो गई वो हो गई आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। वो उस जमाने में ना आनंद शहर में एक वो बनी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो डिजॉल्व हो चुकी, बरसों हो गए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GC। मैं तो कह रहा हूं आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे क्यों विश्वास करती हैं? आप वेबसाइट देखिए amul.coop और बैलेंस शीट डाउनलोड कर लीजिए, वहां तो होगी ना गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। एक कंपनी हमारे देश में आदित्य बिरला नूवो लिमिटेड, NUVO, नूवो। नूवो मतलब कुछ नया, कुछ स्टाइल, कुछ फैशन। नूवो फ्रांस का या जापान का शब्द है नूवो, नवाचार मतलब। क्या बनाती है वो? कपड़े, रेडीमेड गारमेंट। क्या उन कौन से कपड़ों की दुकानें हैं उनकी? भैया पीटर इंग्लैंड, एरो, लुई फिलिप, वैन हुजन, एलन सोली, ये सब एक ही कंपनी के हैं, आदित्य बिरला नूवो लिमिटेड। तो कंपनी नेम बैलेंस शीट पे जो है, ये लुई फिलिप की बैलेंस शीट अलग नहीं बनती है, वैन हुजन की बैलेंस शीट अलग नहीं बनती। ये सब ना फ्रांस से कॉपी करे। लुई फिलिप फ्रांस में था, वो आदित्य बिरला ने खरीद लिया उसको, तो अब वो इंडियन टेक ओवर के बाद इंडियन हो गई। अब ये सब इंडियन हो गई ये सब। तो हमें बात समझ आई सर? तो रजिस्टर्ड नेम मतलब अमूल नहीं, रजिस्टर्ड मतलब जॉकी नहीं, रजिस्टर्ड मतलब वो जो कागजों पे नाम है वो। ठीक है ना? चलो, कुछ जगह सेम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रोडक्ट भी रिलायंस है, वो कंपनी भी रिलायंस है और ब्रांड भी रिलायंस है, वो अच्छी बात है भाई। कुछ जगह दोनों चीजें सेम है, कुछ जगह दोनों चीजें अलग है। तो अपने को कागज वाला नाम देखना है, जबान पे लोगों के जो नाम है वो नहीं देखना है। टूथब्रश करते हैं लोग, टूथब्रश कर रहे हैं, हमने पूछा हाँ भाई क्या कर रहा है? मैं कोलगेट कर रहा हूं। कोलगेट, चाहे पेप्सोडेंट लगाओ उस पे। लोग कहते ही हैं मैं कोलगेट कर रहा हूं, क्योंकि वो ब्रांड नेम इतनी चढ़ चुकी जबान पर। अगला डेफिनेशन है पार्टनर किसे कहते हैं। अब ये तो पार्टनर मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर। ठीक है, ये ऑब्वियस बातें हैं। रीजनल डायरेक्टर मींस रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार मींस रजिस्ट्रार, शेड्यूल मींस शेड्यूल। हाँ, ये अगली डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन। स्मॉल LLP किसे कहते हैं? वो मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो स्मॉल LLP किसे कहते हैं, उसकी अगली डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। 5वीं डेफिनेशन स्मॉल LLP। स्मॉल LLP ये क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे ज्यादातर जो मतलब बुरा ना माने कोई, ज्यादातर जो भारत के बच्चे हैं, ज्यादातर वो एक लीव एप्लीकेशन लिखने से तो डरते हैं, छोटी सी, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी कल से तबीयत खराब है टाइप, हल्की सी छोटी सी चिट्ठी लिखने में हमें आफत है। तो LLP के कंपैरेटिवली कम कंप्लायंसेस होते हैं, तब भी तो लोगों को मुश्किल ही लगता होगा। 5 पेज का फॉर्म है जो साल के अंत में भरना पड़ता है। 5 पेज के फॉर्म में 80 से ज्यादा डब्बे हैं सर जो भरने पड़ते हैं। आदमी कह रहा है यार ये आसान तो है कंपनी की तुलना में, लेकिन हमारे लिए तो ये भी भारी है।
तो सरकार ने क्या करा भाई, और चलो आसान कर देते हैं तुम्हारी जिंदगी। सरकार ने एक कॉन्सेप्ट बनाया स्मॉल एलएलपी का। ये 2021 के बाद आया है, ये कोरोना के बाद। एलएलपी कंपैरेटिवली वैसे ही छोटी होती है, एलएलपी कंपैरेटिवली वैसे ही कम कॉस्ट की होती थी, एलएलपी वैसे ही कम कॉम्प्लेक्सिटी वाली होती थी। लोग कह रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, तो सरकार करिए जा तू भी का याद रखेगा। ऐसा करते हैं, अगर तेरी कैपिटल 25 लाख से कम है और अगर तेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो फिर ऐसा कर, तेरे ऊपर बहुत सारी क्या लगा देते हैं, एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशंस। वो आप आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लगती हैं। लेकिन एलएलपी को भी सरकार ने दो हिस्सों में बांट दिया, एक स्मॉल और दूसरी कुछ नहीं, बस स्मॉल और एलएलपी। एक स्मॉल एलएलपी और एक एलएलपी, मीडियम और लार्ज कुछ नहीं, एक स्मॉल एक अदर देन स्मॉल। तो स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि स्मॉल के मतलब क्या है। आगे कभी प्रोविजन आएगा कि ये रूल स्मॉल पे नहीं लगता, तो हमें पता होगा स्मॉल मतलब क्या। अच्छा, एक बात और सुन लो, कैपिटल कितना, 25 लाख तक होनी चाहिए और टर्नओवर 40 लाख तक। लेकिन ये 25 लाख रुपए की जो लिमिट है, सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार को, कि वो इसे इंक्रीज कर सकती है। अभी तो 25 लाख ही है। मान लो कभी सरकार का दिल करा 25 लाख नहीं 50 लाख मानो इसे, तो 50 लाख मान लेंगे। मैक्सिमम 5 करोड़ तक जा सकता है 25 लाख की लिमिट, जैसे महंगाई बढ़ गई तो अभी। हाँ, नहीं, वो फिर संसद में कानून बदला जाएगा तभी होगा। तो पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया 2008 में, तो सरकार को एक कुशन दे दिया, सरकार को एक गैप दे दिया कि अभी तो 25 लाख वाली को स्मॉल बोलेंगे, महंगाई बढ़ जाए तो तुम इसे बढ़ा देना, बढ़ाते 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 5 करोड़ तक जाना बस। और ये जो 40 लाख है, इसको बढ़ाते 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 ऊपर जा सकते हैं मैक्सिमम 50 करोड़ तक। नहीं, सरकार का एलएलपी को एज सच फायदा डायरेक्टली एलएलपी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है सरकार का। सरकार चाहती है कि देश के सारे व्यापार नंबर 1 में आ जाएं। अब नंबर 1 में आने के लिए या तो पुरानी वाली पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या कंपनी। तो सरकार कह रही है वो मत कराओ, कम से कम ये तो कराओ। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो ज्यादा है। अभी फरवरी आने वाली है, तो बजट जिस दिन आएगा, कब 1 को आता है, अब तो शायद जब भी आता हो 1 को ही आता है। जिस दिन बजट आता है उससे एक दिन पहले एक किताब लॉन्च होती है सरकार की, उसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। मतलब देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। उसमें आप देखिएगा 50% से ज्यादा इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। ये जो गलियों में दुकानें खुली हैं, ना कोई जीएसटी, ना कोई इनकम टैक्स, ना बैंक खाता, करंट अकाउंट छोड़ो, सब चल रहा है। वो तो शुक्र है यूपीआई का कि थोड़े बहुत पैसे अब ऐसे आने लगे। सरकार नहीं चाहती कि ये बढ़े। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोटा माल तो यही दबा हुआ है भाई। बड़े वाले मछलियां तो चलो कुछ है, कोई बात नहीं। ये जो छोटे 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 लोग हैं, इनका एग्रीगेट तो बहुत बड़ा है और ये सब अनरजिस्टर्ड आदमी है। सरकार चाहती है बेटा तू रजिस्टर्ड हो जा, हल्के रूल से ही सही, बैलेंस शीट तो बतानी पड़ जाएगी ना। तो जब बैलेंस शीट बतानी पड़ जाएगी तो फंस जाओगे। देश में 8 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं बस, 140 करोड़ के देश में सिर्फ परसेंटेज 10% भी नहीं बन रही। 14 करोड़ भी लोग नहीं भर रहे आईटीआर। ठीक, तो उससे सरकार तो बस ये चाहती है सारे व्यापार नंबर 1 में हो जाए। ऐसे ना सही तो वैसे हो जाओ, हल्के हो जाओ किसी तरह। आइए, स्मॉल एलएलपी क्या है लिखिए। इट मीन्स an LLP whose size of business does not exceed both the following limits। मतलब नीचे दी गई दोनों ही लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नीचे दी गई दोनों लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बोतल में कहीं से भी ढक्कन खुलेगा तो पानी तो निकल ही जाएगा ना। अगर एक भी खिड़की खुल गई दोनों में से तो हवा बाहर के अंदर आ जाएगी और हम बड़े हो जाएंगे।
दोनों लिमिट्स मेंटेन करनी है जो ये लिखी हुई हैं, ठीक है भाई। तो पहला, कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मोर देन rupees 25 lakhs. Capital contribution should not be more than rupees 25 lakh. 25 लाख रुपए को पार नहीं जानी चाहिए आपकी कैपिटल। दूसरा, टर्नओवर should not go beyond rupees 40 lakhs. बेसिकली बस आपको ये याद रखना है। अब अगले पैराग्राफ में बिना नंबर डाले लिखिएगा, बीच में एंड है, दोनों को क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तब आप स्मॉल रहोगे। और तो होगा बड़े लोगों की डेफिनेशन में, एक भी क्रॉस हो गई तो आप बड़े बन जाओगे। स्मॉल के लिए दोनों पैक रहने चाहिए, दोनों टाइटनेस रहना चाहिए। अब लिखो, दिस 25 लाख रुपीज कैन बी एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट up to rupees 5 crore. जैसे जब भी महंगाई बढ़ती है ना, तो इसलिए ये अमाउंट बढ़ाना पड़ता है कि 26 लाख वाला बोलेगा यार हम स्मॉल नहीं है, हमारे ऊपर कोरोना नहीं आएगा, या हमारे ऊपर महंगाई मार नहीं मारेगी, तो सरकार बोलेगी चले यार 50 लाख तक वाले स्मॉल मान लेते हैं, जब भी उन्हें बदलना होगा। हाँ, उनकी मर्जी से होता है। इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रही है तब भी नहीं बढ़ा रहे। कंपनी में तो स्मॉल की लिमिट बढ़ गई, कंपनी में स्मॉल की लिमिट हो गई 4 करोड़ कैपिटल और 40 करोड़ का टर्नओवर। 4 करोड़ तक की कैपिटल वाली कंपनी स्मॉल है, 40 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी स्मॉल है। सोचिए कितना बड़ा ब्रैकेट है ये। उधर तो लिमिट बढ़ा दी, इधर अब आज तक नहीं बढ़ी हुई। लिखें आप अगला लाइन, दिस रुपीज 40 लाख कैन बी extended by central government up to rupees 50 crore. Up to rupees 50 crore. ठीक है सर, ये बात समझ आई। अब थोड़ा सा ये समझना है कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो तो देखना है एट एनी डेट, लिख लेंगे ये बात, लेकिन समझते हैं कैपिटल का अमाउंट देखना है एट एनी डेट। एट एनी डेट मतलब कभी भी बढ़ सकती है। कोई पार्टनर आ गया, हमने उससे कहा भाई तू भी 5 लाख ला, पहले से 25 लाख कैपिटल थी, 30 लाख हो गई, तो हम लार्ज हो गए, बड़े हो गए, हम स्मॉल के कैटेगरी से बाहर आ गए, राइट। लेकिन जो टर्नओवर है एट एनी डेट नहीं देखना है, वो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर वाला ही देखना है। मान लो हमारी सेल हो गई अगस्त में, और अगस्त में सेल होते ही टर्नओवर पार हो गया, तो सितंबर में सेल्स रिटर्न भी तो हो सकती है, ठीक है। हमें 31 मार्च का वाला टर्नओवर देखना है, पूरे साल के बीच में कोई भी जिगजैग होता रहे उसको नहीं देखना है। कैपिटल जैसे ही बढ़ जाएगी हम वैसे ही स्मॉल की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन टर्नओवर बीच के साल का नहीं देखना किसी भी समय, क्योंकि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गए, हर सेकंड बैलेंस शीट तैयार दिखती है। आज का स्टेटस अगर देखना हो, मान लो आज ही बिजनेस बंद करना हो, तो बैलेंस शीट क्या है, वो दिखती है बनी बनाई। उसमें मान लो आपको दिख गया कि आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया, आपने कहा अरे फंस गए। अरे कैसे फंस गए, 2 लाख की रिटर्न दिखा दो 31 मार्च को। ऐसे आर्टिफिशियली करना गलत है वैसे, तो हम समझ गए 31 मार्च वाला देखना है। आइए ये बात लिख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिट्स शैल बी डन एज फॉलोज। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिट्स shall be done as follows.
shall be done as follows. A, capital contribution shall be considered at any date as and when capital contribution shall be considered at any date as and when it goes up. जैसी बढ़ जाएगी तुरंत मान लेंगे कि हम स्मॉल नहीं रहे. टर्नओवर, दूसरा लिखिए पॉइंट, टर्नओवर shall be considered at the closure of previous financial year. At the closure of previous financial year. राइट, समझ आ गई जी बात. डेफिनेशंस खत्म, सेक्शन 2 पूरा हो गया. अब सेक्शन 3 देखते हैं. सेक्शन 2 फिनिश. सेक्शन 3 एलएलपी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट. सेक्शन 2 पूरा हुआ, डेफिनेशंस खत्म हो गई. अब आइए एलएलपी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट. एलएलपी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट. एलएलपी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ लिया जी आपने. देखिए क्या है बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का मतलब. एक ऐसा है जो बालकों को समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस आदमी पी के चला जाता है रट के. बॉडी कॉर्पोरेट मींस एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. जिसके अंदर भी ये 3 फीचर होते हैं उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं. रट लिया, पेपर में लिख दिया, नंबर आ गए, बात खत्म. इतना ही है. लेकिन थोड़ा सा रियलिटी में आप समझें तो मान लीजिए लाला जी की दुकान है करोल बाग में, लाला हरसहाय मलदास ज्वेलर्स. ठीक, समझ आ गई बात. लाला जी की दुकान है, प्रोप्राइटरशिप में है मान लो. किसमें? प्रोप्राइटरशिप. तो कल रात क्या हुआ, लाला हरसहाय मल चल बसे. तो अब प्रोप्राइटरशिप का सेम पैन नंबर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं? कैसे पैन नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रोप्राइटर का? बिजनेस का अलग नहीं होता प्रोप्राइटरशिप में पैन नंबर. अगर आपकी दुकान पार्टनरशिप में है तो फर्म का पैन अलग होता है, पार्टनरों के इंडिविजुअल पैन अलग होते हैं. लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप में दुकानें खुली है ना, उनके पैन अलग थोड़ी होते हैं. एक ही पैन होता है सर. ठीक है, एक ही पैन होता है, 2 नहीं होते. यकीनन गारंटी वही पैन. बस मान लो आपके किसी के बिजनेस की 4 दुकानें हैं, तो 4 दुकानें मान लो बिल्कुल अलग है. हर सहाय मल जूस, हर सहाय मल कपड़ा, हर सहाय मल ज्वेलर, हर सहाय मल टेक्सटाइल. तो 4 अलग अलग पैन कार्ड नहीं होंगे उसके, क्योंकि चारों प्रोप्राइटरशिप की हैं, चारों एक ही पैन पे चल रहे हैं. समझ गए आप? वो मर गए कल रात. अब जब वो कल रात मर गए तो बिजनेस सेम कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता सर. फर्म तो बंद करनी पड़ेगी. इट शैल बी टेकन ओवर बाय द पर्सन हैविंग सम अनदर पेन. हर सहाय मल ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर कैसे सेम हो सकता है? आप मुझे बताओ. उनके जाने के बाद बदलेगा ना सर. तो जब पैन नंबर बदलेगा तो री रजिस्ट्रेशन होगा, सक्सेशन के रूल भरे जाएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी में कागज जमा होंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा सर. मतलब बुरा ना माने आप मेरे शब्दों का, मरने से ज्यादा कार्रवाई तो मरने के बाद की है. ठीक, लेकिन इसमें पार्टनरशिप में प्रोप्राइटरशिप के अलावा जितने भी हैं, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, सब में पार्टनर के मरने के बाद, शेयर होल्डर के मरने के बाद, ओनर के मरने के बाद कुछ होता ही नहीं.
क्योंकि पुराना पैन तो मौजूद है। भाई आप मान लीजिए कंपनी होते, आप मान लीजिए एलएलपी हैं, तो आपका पैन नंबर अलग है। कंपनी का, बिजनेस का, हर्ष आयमल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का पैन नंबर अलग है। उसमें हर्ष आयमल मर गए, मरते रहो, हमें क्या। दूसरा सहाय मल आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको संभालेगा। बिस्लेरी के ओनर और उनकी अगली पीढ़ी, पता आपको बिस्लेरी नहीं चलाना चाहती, बिक गई या तो, या बिक रही होगी। टाटा ने खरीद ली। क्यों खरीद ली मेरे टाटा ने? नहीं सॉरी, सवाल गलत है। टाटा ने क्यों खरीदी, ये सवाल से गलत नहीं है। टाटा ने तो बहुत कुछ खरीद रखा है। बिस्लेरी ने बेचा क्यों? बेटी चलाना नहीं चाह रही कंपनी को, और वो चला नहीं रहे। अब बताओ मुझे आप। जयप्रकाश गौड़, जेपी गौड़, जेपी ग्रुप सुना है आपने? मशहूर जेपी, ग्रेटर नोएडा में जेपी विस्टाउन है, जेपी की स्टील की फैक्ट्री है, जेपी का पता नहीं क्या क्या है, जेपी सीमेंट। बगल में शहर है दिल्ली के पास में, एक अनूप शहर, गंगा का घाट, वहां के हैं वो। ठीक, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से 100 किलोमीटर का दूरी भी नहीं रह जाती। अनूप शहर, वहीं रहती हैं अब वो। शनिवार इतवार इतने बूढ़े हो गए, बस वो चल रहा है बस। तो कल को मान लो खबर आ गई तो जेपी ग्रुप तो बंद हो जाएगा, है ना? कैसे हो जाएगा भाई? वो नहीं तो कोई और चलाएंगे, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चे, या कोई जो भी सक्सेसर होगा। क्या कहने का मतलब है कि किसी के आने और किसी के जाने से राज्य और साम्राज्य समाप्त जब ना हो, उसे कहते हैं क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। लोग कहते हैं साहब प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई सन 84 में। अरे प्राइम मिनिस्टर को गोली लगी नहीं सकती, गोली लगी मिसेस गांधी को। प्राइम मिनिस्टर पद का नाम है, वो कैसे मर गया? अगले पल जिसको सत्ता मिली वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। वो मशहूर सवाल है सर कंपनी लॉ में। एक कंपनी में 7 शेयर होल्डर थे, एक मर गया तो कितने बचे? बच्चा लिखेगा 6, उत्तर क्या है? 7। क्योंकि जैसे ही 7वें के प्राण पखेरु उड़े, उसका सक्सेसर शेयर होल्डर बन गया। तो 7 के मरने के बाद जो बचे वो कितने बचे? 7। इसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। क्या हम समझ पाए ये बात? लेकिन ऐसा पुरानी पार्टनरशिप में नहीं होता, वहां डीड बदलनी पड़ती है। एलएलपी एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें पहला किसी के आने और जाने का असर नहीं पड़ता, दूसरा जिसके नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है, इट कैन होल्ड एसेट। पुरानी पार्टनरशिप का ऑफिस है, कोई खरीदा गया तो फर्म के नाम का नहीं होता, पार्टनरों के इंडिविजुअल नाम की होती है रजिस्ट्री, समझे सर आप? लेकिन एलएलपी में एलएलपी के नाम की रजिस्ट्री हो सकती है, उसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो संपत्ति है सारी सरकारी कंपनियों के पास, ये इनकी थोड़ी है, राष्ट्रपति के नाम पे रजिस्ट्री होती है सबकी। मान लो कल को भारत पेट्रोलियम बोले ये तो मैंने मकान खरीद रखे हैं, या तो मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है, 10 सेकंड लगेंगे राष्ट्रपति को ये सब खत्म करने में। कानूनन जितने भी सरकारी आदेश हैं उन पे राष्ट्रपति की आखिरी मोहर लगती है। भारत के संपत्ति का मालिक कौन? राष्ट्रपति। समझे आप? वो तो कॉम्पेंसेशन होता है जो सरकार आपको कहती है चल तेरा मकान तोड़ के पुल बना रही हूं, कोई बात नहीं, मन उसका करे तो ना दे कॉम्पेंसेशन। वो जमीन किसकी है? सरकार की। और सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है। वो तो राजा बिजी रहता है अपने कामों में, इसलिए एक प्राइम मिनिस्टर रखा जाता है। समझे आप? मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं सर। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, ये सब पद हैं और इनको गोली नहीं लग सकती। ये कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ गए आप? तो एलएलपी भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसमें 3 फीचर क्या हो गए? पहला, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब इट कैन होल्ड एसेट्स, पहली बात, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, इट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा चलती है, ये कभी नहीं मरती। और मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, इट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा चलती है एलएलपी। लोग आते रहे, लोग जाते रहे। और तीसरा कौन सा रह गया?
कॉमन सील तो चलो अभी पढ़ लेंगे, खत्म हो गई कॉमन सील। कॉमन सील होती थी एक मोहर। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर का सिस्टम बंद कर दिया कि मोहर अब कानूनन कंपलसरी नहीं है। वो तो बैंक वाले मानते नहीं, इसलिए मोहर लगवाते हैं। बाकी अब मोहर की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर का जमाना आने के बाद मोहर की वैलिडिटी पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। मोहर आपको बनवानी हो किसी भी इंसान की, 250 रुपया में बनती है बढ़िया मोहर, और नॉर्मल इंक पैड वाली जो मोहर है वो 30, 35, 40 रुपया में मोहर बन जाती है। आप जाके कहना कि राघव गोयल की मोहर बना दो, बना देगा वो। मोहर की वैल्यू सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बंद कर दी मोहर। लोग लगा रहे हैं, लोग लगवा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मोहर कानून में आप केस करने पर अड़ जाओगे, मैं नहीं लगवाऊंगा मोहर जज साहब, तो जज बोलेंगे हाँ क्यों लगवा रहे हो, लगानी भी नहीं, क्यों तुम लगवा रहे हो मोहर। ये झगड़े के समय तय होता है। पहली बात आप समझ गए। इसलिए एलएलपी को बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि इसमें पार्टनर के मरने से एलएलपी नहीं बंद होती, पार्टनर के एग्जिट करने से एलएलपी बंद नहीं होती, पार्टनर की एंट्री करने से एलएलपी बंद नहीं होती। आपने तो अकाउंट्स पढ़े हैं सर, जब जब नया पार्टनर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यहां नहीं बनती। एलएलपी के अकाउंट्स में कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होता। पार्टनर आ रहा है आए, नहीं आए उसकी बला से जा, हम नहीं बनाएंगे रिवैल्यूएशन। मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर वो मर जाता है तो फिर वो रूल है ना कि 6 महीने में दूसरा ले आओ, वरना इलीगल बन जाएगी। क्लियर? आई वो जो ये तय करेंगे, इनकी मर्जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कैपिटल बराबर ला रहे हैं तो प्रॉफिट बराबर बटेगा। वो जो अग्रीमेंट अभी तो हमने पढ़ा ना, वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ऊपर एक डेफिनेशन थी पार्टनरशिप अग्रीमेंट की। उस अग्रीमेंट में जो आपका मन करे वो लिख लो। रजिस्टर ही नहीं होगी फर्म, यहां वो चक्कर नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर बचे हुए तय करेंगे कि इसको क्या देना है। पुरानी पार्टनरशिप में ये रूल था, जो ये सवाल पूछ रहे हैं आप भी समझिए। पुरानी पार्टनरशिप में रूल था कि अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो इक्वल प्रॉफिट बटेगा। यहां पर ये ऑप्शन ही नहीं है। अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा का, अग्रीमेंट में लिखना होना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आइए, Section 3 of LLP. It says LLP to be body corporate. Point 1. LLP shall contain all features. LLP shall contain all features of a body corporate. LLP shall contain all features of a body corporate, right? It means, point 2 लिखो, it means it shall have perpetual succession, it shall have perpetual succession and separate legal identity. Separate legal identity. Separate legal identity मतलब आपके नाम पर अस्तित्व है आपका, तो आपके नाम पर एसेट्स आ सकती हैं, आपके नाम पे लायबिलिटीज आ सकती हैं, आपका खुद का मकान दुकान हो सकता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अमर रहना, हमेशा जिंदा रहना। वही जो लोग मरते हैं तो ये नहीं मरती। और पता है, इन दोनों शब्दों के ऊपर एक लंबी पीएचडी हम करेंगे जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं। कंपनी लॉ में इन दोनों शब्दों के ऊपर काफी डिटेल है। चलो तीसरा पॉइंट, लिखेंगे, इट मे और मे नॉट हैव a common seal. रबर स्टैम्प की आजकल कोई जरूरत नहीं है। इट मे और मे नॉट हैव कॉमन सील। क्लियर? अगला सेक्शन 4, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपने देखा ज्यादा बड़े बड़े सेक्शंस नहीं है, आराम से अपना खत्म हो जाएगा। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ
नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर बस एक लाइन का पैराग्राफ लिख दीजिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट एट ऑल अप्लाई, डज नॉट एट ऑल मतलब जरा सा भी नहीं लगता, डज नॉट एट ऑल अप्लाई ऑन LLPs। क्लियर हो गई जी बात? ठीक, अगला सेक्शन 5। सेक्शन 5 का नाम है पार्टनर्स। हां, इतना सही है। सेक्शन नंबर 5, इसमें लिखेंगे पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 1, एनी इंडिविजुअल or body corporate, any individual or body corporate can become partner in LLP। मतलब पार्टनर कोई भी बन सकता है, इंसान भी और ऐसी संस्था भी जिसका सेपरेट आइडेंटिटी हो। मतलब दो कंपनियां भी पार्टनर बन सकती हैं LLP में, फिर उन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे उस LLP को। इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए ना, अपने को तो इंडस्ट्री लगानी है देश के अंदर। अब मान लो दो इंसान के पास कैपिटल लगाने के लिए नहीं है, लेकिन दो कंपनियों के पास कैपिटल लगाने को, तो करने दो उनको जॉइंट वेंचर, क्या दिक्कत है? देश की तरक्की के लिए ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो देश में लग रहे हैं, वो 90% प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में चल रहे हैं। अकेले कोई आदमी बना ही नहीं रहा पुल आजकल। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे फ्लाईओवर, सारी सड़कें, सारे एक्सप्रेसवे सब जॉइंट वेंचर में हैं। सब मतलब सब, आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, दो चार कोई होंगे तो, सब का मतलब सब, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 कोई आप रेयर केस निकाल के ले आए, देखो साहब इसमें तो नहीं है पार्टनरशिप। हाँ, तो ये पहली बात, कोई भी पार्टनर बन सकता है, इंसान भी और संस्थाएं भी। दूसरी बात, उसके नाम में LLP होना चाहिए। उसके नाम के आगे LLP होना चाहिए पक्का। और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वैसा होता है 3-4 अंकों का, LLP-0301, बस LLP-0401, ऐसे छोटे कम है ना संख्या में, इसलिए इनका वैसा नहीं है वो 21 अंकों वाला फैला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए दूसरा पॉइंट, फॉलोइंग पीपल कैन नॉट बिकम, फॉलोइंग पीपल कैन नॉट बिकम पार्टनर। नीचे दिए गए लोग पार्टनर नहीं बन सकते। कोई लंबी लिस्ट नहीं है, बस खाली 2 नाम है कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते। देखते हैं कौन कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते। उसमें पहला नाम है पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वही पागल, इंसॉल्वेंट आदमी, इनसेन, जो सब थे उसमें। और दूसरा थोड़ा विशेष है, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी and his application is pending। एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ये अच्छी बात है। आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूं, आज तक ये आया नहीं है टॉपिक, ये एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन इसके आने में देर थोड़ी लगेगी सर। साल दर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने पर
पेपर का पैटर्न थोड़ा सा ऑड ऑड बनाया जाता है कि एकदम से बच्चे को ऑब्वियस चीजें ना दिखें। पिछले 10 साल में एग्जाम में क्या आया, हमेशा वो देखकर जाने से भला नहीं होता ना। वो पूरी कहानी सी दे देगा आपको, राम कहानी प्यारी सी बनी हुई, उसमें वो लड़ाई करवाएगा दो लोगों में, रमेश और मुकेश में। रमेश कहेगा मैं पार्टनर बनूंगा, मुकेश कहेगा तू तो इंसॉल्वेंसी में चला गया, तू कैसे पार्टनर बनेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं भी इंसॉल्वेंसी में थोड़ी गया हूं, मेरी तो खाली एप्लीकेशन गई है, वो तो अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग हो तब भी उसे पार्टनर नहीं मानना है। जो आदमी खुद अदालत जाकर कह रहा है जज साहब मेरे पास कुछ नहीं है, उस आदमी को पार्टनर बनाने की जरूरत ही क्या है। कल को जब बर्बादी होगी तो वो कह देगा मेरे पास तो है नहीं पैसे, राइट। अगला सेक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 खत्म तो शायद नहीं हो पाएगा सेक्शन 6, बस थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। हाँ, बड़ा मतलब आज के समय के हिसाब से बड़ा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स लिखिएगा, ईच LLP should have minimum 2 partners। कम से कम 2 पार्टनर इन लोगों के पास होने चाहिए, कम से कम, मिनिमम। If number of partners go below minimum, 2 से नीचे हो जाए अगर, गो बिलो मिनिमम, कॉमा लगा के छोड़ दो। यहां से आगे की बात अगली मुलाकात। Each LLP should have minimum 2 partners if number of partners go below minimum। नहीं नहीं, यहां पे शेयर तो होते नहीं ना, इसलिए उसके बेटे को नहीं मिलेगी। बाकी के पार्टनर्स अग्रीमेंट करके चाहेंगे तो मिलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप गद्दी इनहेरिटेंस में सौंप के जा सकते हैं। ठीक, तो बधाई आप सबको, आज की क्लास पूरी हुई। थैंक यू सो मच।